तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, पवेलियन मास्टर का कॉन्फ्रेंस अब ये पूरा हो चुका था। अब आगे जाओ युवान को यहाँ पर दिखाया जाता है जिसके हाथों में इसका ब्लैक ब्रश था, यानी कि युवान ब्रश। और इस दौरान ये कई सारे जेनेसिस रून्स बना रहा था और अब तक ये मदर फायर रून भी बना चुका था। मदर विंड रून ये तो पहले बनाता ही था, पर अब ये फायर रून में भी सफलता हासिल कर चुका था, और साथ में मदर फॉरेस्ट रून और मदर माउंटेन रून भी। तो युवान अब इन चारों का मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर चुका था। थोड़ी समय के बाद यहाँ पर ये बिंगलिंग, ये कीशुई वगैरह भी आ जाते हैं, क्योंकि युवान यहाँ पर 3-4 दिनों से फिर से कल्टीवेशन में गया था और फाइनली बाहर आया था। और कीशुई वगैरह काफ़ी निराश थे, क्योंकि अभी 1 या 2 दिन बचे थे और नए बैच के डिसाइपल्स आने वाले थे और इनका पोजीशन अच्छा भी नहीं था। युवान ये सब सुन रहा था और एक कोल्ड स्माइल देता है कि लूज आयो को करने दो, लेकिन इस बार हम अच्छे डिसाइपल्स लेकर ही रहेंगे। और इवन बिंगलिंग ये भी बताती है कि इनमें से कुछ डिसाइपल्स ऐसे भी हैं जो कि फ्यूचर में टॉप 100 में जो डिवाइन ड्वेलिंग की रैंकिंग होती है आराम से जा सकते थे। और इन लोगों को गुस्सा इसलिए भी आ रहा था कि कुछ जो डिसाइपल्स थे, हालांकि उनका सिलेक्शन कल था, बट ये जो बाकी 3 पवेलियंस थे चोरी चुप के जा करके उन्हें अपना लालच दे के आ चुके थे। युवान को इतना काम देख करके ये बाकी लोग कहते कि अगर तुम ये सोच रहे हो कि मदर विंड रून के दम पे तुम मतलब अच्छे डिसाइपल सेलेक्ट कर सकते हो, तो सही नहीं है। युवान फिर भी स्माइल करते रहता है कि तुम लोग सही कह रही हो, और इस समय ये बाकी भी जो 3 रून्स इसने बना चुके थे वो इन्हें दिखाता है। और इस दौरान बिंगलिंग और कीशुई इसे एक अलग ही गुस्से वाला लुक देती है कि हम टेंशन में थे और तुम मजे ले रहे थे, तुम बता भी तो सकते थे कि क्या कर रहे हो। जब युवान को समझ में नहीं आता है, ये गुस्सा कर रही है, मैं पवेलियन मास्टर हूँ। अब ये दोनों कहती है ठीक है, फिर कल का सेरेमनी तुम अकेले कर लेना और यहाँ के जो जिम्मेदारियाँ होती हैं उसे संभाल लेना। युवान समझ जाता है और कहता है अरे मेरा वो इंटेंशन नहीं था, क्योंकि इससे मालूम था ये अकेले कुछ नहीं कर सकता है। इधर अगले दिन की सुबह होती है और बहुत सारे लोग एक छोटे से आइलैंड पर, जो कि टियान युआन यूटोपिया में ही था, इकट्ठा हो चुके थे। और ये थे इस बार के नए डिसाइपल्स। बेसिक जो टेस्ट और सिलेक्शन होते हैं ये सब अभी कंप्लीट हो चुके थे, और लोगों का इधर यही मानना था कि ज़्यादातर को तो फायर पवेलियन वाले ही लेके जाएंगे, यानी कि अच्छे वालों को, क्योंकि इनमें 4 लोग थे जो कि काफ़ी स्ट्रांग माने जाते थे, जो अभी ये नए डिसाइपल्स आए थे। अब इधर विंड पवेलियन के साइड से जब युवान और बाकी लोग आ चुके थे, इनका झंडा लगा हुआ था जो कि ब्लू कलर का था, और इसके साथ में बिंगलिंग, कीशुई और कुछ एक और लोग थे। युवान इन डिसाइपल्स की तरफ देखता है और अपने ऑरा से ही 30-40 लोगों को ये डिसाइड कर चुका था जिन्हें अपनी तरफ लाना चाहेगा। इधर कीशुई 4 लोगों को खास बताती है जो कि इस बैच में सबसे स्ट्रांगेस्ट थे। एक लिन फैंग, दूसरा फैंगशी, तीसरा युआन टियांगांग, और एक चौथी लड़की थी शांग जायोलिंग। फिलहाल अभी सभी लोग देख ही रहे थे, तभी फायर पवेलियन मास्टर लू जायो ये आगे आता है कि सेरेमनी शुरू करते हैं। रूल ये था कि हर एक क्लैन वाले क्या बेनिफिट दे सकते हैं, यानी पवेलियन वाले वो बोलेंगे, सबको बताएंगे, और उसके हिसाब से ये डिसाइपल्स पवेलियन सेलेक्ट करते थे। और सबसे पहले ये युवान की तरफ देखता है। युवान हंसता है पर कुछ कहता नहीं है। और सबसे पहले अब माउंटेन पवेलियन मास्टर हान युवान आगे आता है और कहता है कि जो भी हमारे पवेलियन को ज्वाइन करेगा उससे हर महीने 30 ओरिजिन कॉइन्स मिलेंगे और 60 हाई ग्रेड के डिवाइन ड्वेलिंग मेडिसिन। लेकिन हम बस टॉप 250 में से ही सेलेक्ट करेंगे। टोटल 500 लोग थे, बट ये पहले ही बोल चुका था कि 250 के अंदर वाले। अब यहाँ पर बहुत सारे डिसाइपल्स निराश हो जाते हैं। इसके बाद आता है फॉरेस्ट पवेलियन मास्टर मूलियू, और ये बोलता है कि जो हमें ज्वाइन करेगा उससे हम 28 ओरिजिन कॉइन्स देंगे और 55 हाई ग्रेड के मेडिसिन हर महीने। और ये क्राइटेरिया रखता है कि टॉप 300 में से सेलेक्ट करूँगा। अब लूज आयो फिर से युवान की तरफ देखता है कि चले जाओ, नहीं तो बाद में तुम्हें फिर कोई डिसाइपल ही नहीं मिलेगा। युवान हंसता है कि नहीं नहीं, आप चले जाओ, मैं बाद में देखता हूँ। लूज आयो कहता है कि पहले हम लोग 40 ओरिजिन कॉइन्स देते थे, पर इस बार मैं उन्हें बढ़ा करके 50 ओरिजिन कॉइन्स पर मंथ कर रहा हूँ। मेडिसिन इसका इसने कुछ दिया नहीं, मे बी 50 या 60 होगा ही पर मंथ। और ये क्राइटेरिया रखता है कि टॉप 180 में से मैं लूँगा। अब बारी थी जाओ युवान की, क्योंकि इस समय ज़्यादातर तो लोग इसकी बात पे ध्यान भी नहीं दे रहे थे, क्योंकि लू जायो ने अच्छा ऑफर भी दिया था और सबसे पावरफुल यही था, और इसका फायर पवेलियन। युवान आते ही बोलते हैं कि मेरा सिलेक्शन काफ़ी टफ रहेगा और मैं टॉप 150 में से ही सेलेक्ट करूँगा। लू जायो वगैरह यहाँ पर अपनी हंसी दबाने लगते हैं कि भाई ये कुछ भी बकवास करता है। और बात भी सही थी कि जो पावरफुल बंदे हैं वो विंड पवेलियन को ज्वाइन क्यों करेंगे,
क्योंकि ये उतने पावरफुल भी नहीं है और इनके पास रिसोर्सेज भी सबसे कम थे। फिर भी युवान को फर्क नहीं पड़ता है। लू जायो हंस रहा था, पर अब ये आगे बताना शुरू करता है। ये बोलता है कि टॉप 150 तो ठीक है, लेकिन हर साल मैं एक टेस्ट लूंगा और जो उसे फेल फेल कर जाएगा उसका जो स्टेटस होगा उसे नीचे गिरा दिया जाएगा। यानी अगर कोई कमांडर बन गया है तो फिर नॉर्मल डिसाइपल भी बन सकता है, अगर परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है तो। इवन इसके बगल में जो लियो जिगजुआन वगैरह खड़े थे वो भी हैरान थे कि ये ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं हो रहा है, कोई फिर हमारे यहाँ आना भी नहीं चाहेगा। मूल यू वगैरह समझ रहे थे कि युवान करना क्या चाहता है, पर ये इतना आसान भी नहीं है। अब युवान बोलता है अब बारी है रिवॉर्ड्स की, और ये सीधा बोलता है कि जो हमारे पवेलियन को ज्वाइन करेगा उसे 70 ओरिजिन कॉइन पर मंथ। अब ये जैसे बोलता है बाकी लोग एकदम अवाक रह जाते हैं, क्योंकि फायर पवेलियन 50 दे रहा था और ये सीधा 70। पहले जो विंड पवेलियन वाले थे, यानी इस साल से पहले, 20 से 30 ओरिजिन कॉइन्स ही हर महीने दे पाते थे। सभी लोग अवाक थे बस दो लोगों को छोड़ के, ये बिंगलिंग और कीशुई, क्योंकि इन्हें पता था। लू जायो भी हैरान था और ये युवान से कहता है बकवास बंद करो। क्या तुमको ये लगता है कि तुम मदर विंड रून के दम पर इतना सारा कमा सकते हो? और मूल लियो ये थोड़ा सा सोच रहा था कि इसको मालूम था कि युवान के पास ट्रम्प कार्ड तो होगा ही। युवान भी हंसता है कि आप सही कह रहे हो, मदर विंड रून काफ़ी नहीं है। और इस दौरान ये 3 और टोकन्स दिखाता है और कहता है आपसे मैं मदर फायर रून, मदर फॉरेस्ट रून और मदर अर्थ रून ये तीनों भी बेचने वाला हूँ, यानी माउंटेन रून। और इनकी भी इफिशियंसी सेम है, यानी कि 40%। और इसमें मैं एक और एडवांस प्रोडक्ट बनाता हूँ जो कि खास लोगों के लिए रहता है और उसकी इफिशियंसी 50% रहेगी। अब जो भी न्यू कमर्स थे वो हैरान थे, क्योंकि इतना ज़्यादा बेनिफिट्स किसी को भी मिलेगा तो वो अंदर आना ही चाहेगा। और युवान यहीं पे नहीं रुकता है, ये बोलता है जो इनकम आएगा उसका 70% विंड पवेलियन को मेरे जाएगा, 20% मैं अपने पास रखूंगा और बाकी जो 10% है वो जितने भी डेप्यूटी पवेलियन मास्टर हैं, कमांडर है, डेप्यूटी कमांडर है, वो उनके कंट्रीब्यूशन के हिसाब से उनमें भी बांटा जाएगा। अब इस समय जो टॉप 4 थे, यानी कि शांग जायोलिंग और बाकी लोग भी अब इस तरफ अट्रैक्ट हो चुके थे और शांग जायोलिंग सबसे पहले विंड पवेलियन की तरफ बढ़ती है। बाकी थोड़े हिचकिचा रहे थे क्योंकि लू जायो ज़्यादा पावरफुल है और इनको ये डाउट था कि वो फ्यूचर में चीफ पवेलियन मास्टर बन सकता है, तो इनको परेशानी होगी। और इस समय बहुत सारे लोग जो टॉप 40 के रैंक के थे या टॉप 150 के अंदर के, वो सीधा विंड पवेलियन की तरफ अब बढ़ने लगे थे। इधर लू जायो ये अपने दांत पीस रहा था। हालांकि युवान ने चेन बाइफेंग को हराया था, पर फिर भी ये युवान को अपना अपोनेंट नहीं मानता था। पर अब इसे कुछ वैसा लगने लगा था। हालांकि इसको मालूम था कि ये अभी भी ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि पूरे हुआन हुआन डिवाइन वेलिंग रैंकिंग में ये 9वें नंबर पे था। लू जायो भी इसकी तारीफ करता है और युवान भी एकदम प्यार से कहता है मैं वैसे इन सब चीज़ों को नहीं करना चाहता था, पर आप लोगों के तरीकों ने मुझे मजबूर कर दिया, तो मुझे ब्लेम मत करना। लू जायो फिर से कहता है कि चलो आज तो मैंने मिस्टेक कर दिया, पर पवेलियन मास्टर जाओ, 4 महीनों के बाद जो चीफ पवेलियन मास्टर का कंपटीशन है, उम्मीद है आपके पास उस समय भी कुछ ट्रम्प कार्ड्स होंगे। बहुत लोग इन बातों को समझ चुके थे कि ये बेसिकली बैटल के बारे में बात कर रहा था, इसलिए बहुत सारे डिसाइपल्स अभी भी हेजिटेट कर रहे थे, जैसे कि लिन फैंग वगैरह। फैंग सी यानी जो टॉप 3 थे। वहीं दूसरी तरफ जाओ युवान को दिखाया जाता है जो कि लू जायो से कहता है कि चेन बाई फैंग वो भी मेरे से स्ट्रांग था, मैंने उसे हरा दिया, तो आगे कुछ भी हो सकता है। लू जायो हंस के कहता है अगर तुम मुझे चेन बाई फैंग से कंपेयर कर रहे हो तो तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। युवान को फर्क नहीं पड़ता है, अब ये से इग्नोर मार देता है। और उधर लिन फेंग और युआन टाइगैंग भी विंड पवेलियन को ज्वाइन कर लेते हैं, सिवाय फेंगसी के, क्योंकि फेंगसी ये लू जायो से पहले ही बात कर चुका था, तो ये फिलहाल फायर पवेलियन को ज्वाइन कर लेता है। लू जायो को बहुत गुस्सा आ रहा था, मन ही मन ये कहता है कि बस 4 महीने के बाद मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम कितना हंस पाते हो। अब ये जो नए डिसाइपल्स का सिलेक्शन था ये पूरा हो चुका था और कुछ दिन इस दौरान बीत जाते हैं और बाकी लोगों को जो भी सस्पिशन था कि बाकी वो फायर रोन वगैरह काम करेंगे कि नहीं, और अब इस दौरान ये टेस्ट भी हो चुका था और अच्छा खासा बिकने लगा था। और इन दिनों में शेंग जायोलिंग, लिन फैंग और युआन टाइगांग को प्रिंस इवान ने डेप्यूटी कमांडर बना दिया था, क्योंकि तीनों काफ़ी पावरफुल थे। इधर बिंगलिंग ये भी बताती है कि फायर पवेलियन वाले और माउंटेन पवेलियन वालों ने हमारे जो विंड रून्स हैं, फायर रून्स वगैरह को बैन कर दिया है, तो फिलहाल हमारे जो रून्स हैं वो बस फॉरेस्ट पवेलियन और हमारे विंड पवेलियन में बिकते हैं। युवान जानता था वो लोग जानबूझ के ऐसा कर रहे थे, पर वो इसे ज़्यादा देर तक रोक नहीं सकते, क्योंकि सभी लोग हेवनली सेक्ट से थोड़ी हैं जहाँ से लूज आए हुए हैं, कुछ लोग अलग अलग सेक्ट से भी हैं, तो ये थोड़े समय की बात है। क्योंकि हो भी क्यों ना, मदर विंड रून्स जो हैं यानी मदर रून्स,
वो मार्क कैप्चरिंग रून से डबल्स इफेक्टिव है। ये बिंगलिंग कहती ये सब तो ठीक है, पर 4 महीनों के बाद चीफ पवेलियन मास्टर का कंपटीशन है। की शुई भी अब थोड़ा सीरियस हो जाती है क्योंकि लूज आयो है तो ये सच में काफ़ी स्ट्रॉन्ग। युवान कहता है यार वो भी कर लेंगे, पर बिंगलिंग का ये मानना था ये इतना आसान नहीं है। युवान भी कहता है कि फिलहाल तो मैटर स्टेबलाइज हो चुका है, तो मैं अब कल्टीवेशन में जाना चाहूँगा और तुम लोगों को इन चीज़ों को संभालना पड़ेगा। और ये पूछती है कि तुम तो अभी विंड स्पिरिट रून कंप्लीट कर चुके हो, तो अगला कौन सा मास्टर करने वाले हो? युवान सोचता है और कहता है कि फायर स्पिरिट रून, क्योंकि वुड स्पिरिट रून जो है वो रिकवरी कराता है और इसके पास एक टाई वुड ग्रीन मार्क है जो कि यही काम करता है। फिजिकल पावर इसके पास है ही मिथिकल सेंट बॉडी के कारण, तो फिलहाल ये अपने बॉडी के अंदर एक्सप्लोसिव पावर बढ़ाना चाहता था जो कि फायर रून कर सकता है। और युवान स्माइल करके बोलता है फायर स्पिरिट रून। दोनों लड़कियां भी इसकी तरफ देख रही थी क्योंकि फायर स्पिरिट रून फायर डिस्ट्रिक्ट वाले एरिया में है जहां पर लूजायो वगैरह की टीम ज़्यादा जाती है क्योंकि वो फायर पवेलियन के हैं। अब युवान अगले दिन ही फायर डिस्ट्रिक्ट की तरफ बढ़ता है जहाँ पर इसे कई सारे फायर पवेलियन के मेंबर्स मिलते हैं। शॉक तो थे वो लोग, पर इसे कुछ बोल नहीं पाते। और यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और ये बहुत सारे बंदों को दिखाया जाता है जिनमें से एक अपना मुक्का सामने वाली दीवार पे मार रहा था कि वो कुछ ज़्यादा नहीं उड़ रहा है। और ये था लूज आयो, फांगाओ और बाकी लोग। फांगाओ गुस्से में उठ रहा था कि मैं तो उसके पैर तोड़ दूंगा, पर लूज आयो इसे समझाता है कि हमारी ही मुसीबतें बढ़ेंगी। वो फिलहाल विंड पवेलियन का मास्टर है और अगर तुम ऐसे मैटर्स में जाओगे तो हमारा हेवनली स्पिरिट सेक्ट भी बीच में कुछ कर नहीं सकता है। इधर लूज आयो फांगाओ को थोड़ा इग्नोर मारता है और जूलियान की तरफ देखता है कि क्या तुम्हें इन चारों मदर रून्स का कुछ पता चला कि कोर क्या है? जूलियान कहता है यार कितना भी ट्राई कर लूँ, हल्का सा ही जैसे ऑरा भेजते हैं वो चीज़ें एक्सप्लोड कर जाती हैं। और अगर हमारे पावरफुल सीनियर्स भी इसमें टैप इन करने की कोशिश करें तो भी ये डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये बंदा काफ़ी शातिर है। लूजायो फिर से कहता है कि ज़्यादा खुश हो रहा है जाओ युवान, इसे तो मैं बता के रहूँगा। इधर युवान फिलहाल फायर डिस्ट्रिक्ट में था और यहाँ पर काफ़ी फियरी ओरा को ये फील कर सकता था और यहाँ पर ये लावा को देख सकता था जैसे कि फायर स्पिरिट लावा भी कहा जाता है। और इसी लावा को यूज़ किया जाता था ओरिजिन कॉइन्स को जला करके अपनी बॉडी को टेम्पर करने के लिए। और जैसे जैसे युवान ये ओरा एब्जॉर्ब कर रहा था काफ़ी पेन भी फील करता है, पर धीरे धीरे फायर स्पिरिट रून भी अब बनना शुरू हो चुका था। युवान इस दौरान 1 महीने बिता चुका था फायर डिस्ट्रिक्ट के अंदर में और 70% के आसपास इसका फायर स्पिरिट रून भी अब कंप्लीट हो चुका था। और अभी तक इसे किसी फायर पवेलियन वाले ने परेशान भी नहीं किया था, तो युवान भी समझ जाता है कि लूज आयो होशियार है। युवान इस दौरान जब कल्टीवेट कर रहा था तो अचानक से अपने डिवाइन ड्वेलिंग्स में कुछ हरकतें फील करता है और फाइनली ये फील करता है कि इसका जो डिवाइन ड्वेलिंग है जो कि अभी 5वें लेयर पे रुका हुआ था, अब ये 6वें लेयर की तरफ बढ़ने लगा था। और इसे मालूम था जैसे ये कनेक्ट होगा इसका जो जेनेसिस की स्टार्स है वो काफ़ी तेज़ी से ऊपर जाने वाला था। युवान का जेनेसिस की काफ़ी तेज़ी से अब ऊपर बढ़ने लगता है और पूरे एरिया में इसका जो जेनेसिस की का पिलर था आसमान की तरफ बढ़ता है, पर क्योंकि यहाँ पर एक बैरियर था तो ये बाहर नहीं जा पाता है। और फाइनली इसका 6th लेयर अब ये कनेक्ट हो चुका था। युवान फाइनली अपनी आंखें खोलता है और ये फील करता है इसका ऑरा काफ़ी बढ़ चुका है और जेनेसिस की स्टार्स 4 मिलियन से बढ़ चुके थे और अब ये 18 मिलियन पे पहुंच गए थे। और युवान सोचता है क्योंकि लूज आयो अपने नोवा डिवाइन ड्वेलिंग को कनेक्ट कर चुका है तो शायद उसका जो फाउंडेशन होगा 30 मिलियन के आसपास होगा या शायद 20 मिलियन के कुछ ऊपर होगा, ये भी श्योर नहीं था। इधर ये काफ़ी खुश था, तभी जो इसका युवान ब्रश था उसमें से वाइब्रेशंस निकलने लगते हैं। युवान इसकी तरफ देखता है क्योंकि उसमें जो 6वां रूम था वो हल्का हल्का चमक रहा था, पर धीरे धीरे वो फिर से गायब होने लगता है। और इसे देखकर युवान को फिर से थोड़ा बुरा लगता है, यार लंबा समय हो चुका था, शायद 1-2 साल हो चुके थे और इसका 6वां रूम अभी तक एक्टिवेट नहीं हुआ था। और इसे लगता है ऐसा कि शायद इसमें कुछ मिसिंग है और ये चिल्ला रहा था हेवनली युवान ब्रश, कैसे मैं तुम्हें जगा सकता हूँ, कैसे मैं तुम्हारे 6वें रूम को एक्टिवेट कर सकता हूँ। अब युवान ब्रश भी वाइब्रेट करता है क्योंकि भाई एक स्पिरिचुअल वेपन है और इसमें से एक आवाज़ आती है स्काई ऑब्सक्यूरर बीस्ट का हार्ट चाहिए, ऐसा ये बोलता है। युवान इसे कंफर्म करने की कोशिश करता है, पर युवान ब्रश अब शांत हो चुका था और युवान को मालूम था ये जो इसका ब्रश है ये एक सेंट लेवल का वेपन है। हालांकि अभी ये एक लो लेवल का हेवनली ग्रेड का वेपन है, पर अगर 6वां रूम खुलेगा तो ये हाई ग्रेड में पहुंच जाएगा। और युवान कहता है कि युवान ब्रश तुम्हें पहले बताना था, मैं तुम्हें पहले ही एक्टिवेट कर देता। फिलहाल यहाँ से अब ये निकल जाता है क्योंकि इसका पहला मकसद अब यही था कि युवान ब्रश को इवॉल्व कराना है और अगर इसे इवॉल्व करा लिया तो इसे इसके बैटल जीतने के चांसेस जो लूज आयो से है वो काफ़ी बढ़ सकते थे। युवान वापस आता है और की शुई को बताता है
किशुई थोड़ा पैनिक कर जाती है कि तुम्हें मालूम है तुम क्या बात कर रहे हो? स्काई ऑब्स्क्यूरर बीस्ट वो मिनिमम ग्रेड 7 के बीस्ट होते हैं, और ग्रेड 7 का बीस्ट मतलब एक नासेंट लेवल का सोल एक्सपर्ट। और मिनिमम अगर कितनी भी हमारी किस्मत अच्छी रहे तो ग्रेड 6 के ही ये मिलेंगे। यानी नॉर्मल लेवल के जो ये होते हैं ये ग्रेड 6 के होते हैं, यानी कि हेवनली सनस्टेज। अब युवान इससे थोड़ा बातें करने लगता है कि क्या टियानवान यूटोपिया में इनका हार्ट हमें मिल सकता है पैसे पे। युवान अब थोड़ा निराशा फील करता है क्योंकि किशुई सोच रही थी और ये इतना आसान भी नहीं था। किशुई सोचते सोचते कुछ रिकॉल करती है और एक अपने विंड पवेलियन गार्ड को बुलाती है, कुछ इसे बोलती है और गार्ड यहाँ से चला जाता है। युवान इससे पूछता है क्या तुम्हें कुछ याद आया क्या? किशुई बताती है कि मैंने कुछ समय पहले सुना था। और ग्रेट पवेलियन मास्टर ये मजे लेती है युवान के कि थोड़ा समय रुको, मैं बताती हूँ। अब इधर थोड़ा समय बीतता है और ये गार्ड फाइनली वापस आता है। युवान इस दौरान किशुई को देखकर थोड़ा सा हैरान हो जाता है क्योंकि ये भी काफ़ी सुंदर थी। फिर ये मन में ही याओ याओ के नाम 100 बार लेता है क्योंकि याओ याओ से सुंदर इस दुनिया में शायद कोई नहीं था। और इधर किशुई इसे फाइनली बताती है कि मिल गया। युवान इस पेपर को पढ़ता है, इसमें लिखा हुआ था स्काई ऑब्स्क्यूरर बीस्ट का हंटिंग जो चल रहा था। पर ये भी कहता है यार इसे मार हम नहीं सकते। अब किशुई भी बताती है अच्छे से पढ़ो। बेसिकली ये वाला जो बीस्ट है वो इंजर्ड है और ये जायोमांग प्रीफेक्चर से यानी जिले से बच के भागा हुआ है। वहाँ के जो हेवनली सन के एक्सपर्ट्स थे उन्होंने इसे अच्छा खासा इंजर्ड कर दिया था, पर ये बच के निकल गया था और उन्होंने इस पर एक सीलिंग पावर यूज़ किया था। तो इसका मैक्सिमम जो पावर होगा डिवाइन ड्वेलिंग के पीक पर होगा, यानी हेवनली सन से भी नीचे आ चुका है। और ये बोलती है बस यही तरीका है, बाकी मुझे नहीं पता तुम क्या सोचते हो। और ये युवान से कहती है कि तुम वहाँ पर अकेले जा भी नहीं सकते हो, यानी तुम्हें कुछ और लोग लगेंगे। और ये एक पेपर निकालती है जिसमें कुछ नाम लिखती है और उनका सिलेक्शन इसने कर लिया था, जिसमें कि बिंगलिंग और वो जो नए कुछ बंदे आए थे और कुछ इनके कमांडर्स वगैरह थे जिन्होंने खुद भी इस मिशन के लिए अपने को आगे लाया था। समय बीतता है और ये सभी लोग यहाँ पे प्रकट होते हैं। युवान इनसे फिर से पूछता है कि किसी को अगर कुछ है कि जाना है पीछे हटना है तो हट सकता है क्योंकि मिशन थोड़ा सा टफ है। बट कोई भी इसमें से पीछे नहीं हटना चाहता था क्योंकि इनके पास ये एक काफ़ी अच्छा मौका था। यहाँ पर वो जो नई लड़की थी शेंग जायोलिंग भी आई हुई थी। हालांकि ये दिखने में काफ़ी पतली थी पर काफ़ी मिस्टीरियस भी। और युवान कहता है अगर ये मिशन सक्सेसफुल रहा तो सभी को हाई ग्रेड का मैं मदर विंडरून दूंगा, यानी जिसकी कैपेबिलिटी 50% है। जायो होंग वगैरह ये तो काफ़ी खुश थे क्योंकि युवान के साथ अब ये शुरू से ही था। इस दौरान 3 दिन निकल जाते हैं और तीसरे दिन युवान, बिंगलिंग, जायो होंग, शेंग जायोलिंग और बाकी लोग उस डायरेक्शन में निकल जाते हैं जहाँ पर वो बीस्ट था। वहीं दूसरी तरफ फायर पवेलियन को दिखाया जाता है। लू जायो बैठा था, इसके बगल में फांगाओ, जूलियन और बाकी जो डेप्यूटी पवेलियन मास्टर्स थे। और फांगाओ कह रहा था इस बार तो वो बाहर जा रहा है, इस मौके का हम फायदा उठा सकते हैं। और क्योंकि वो हमारे जोन से बाहर है तो अगर वो मर भी गया तो कोई हमें कुछ बोलेगा नहीं। फांगाओ अब ये पूरे स्क्रॉल को खंगाल चुका था कि अच्छा तो इसको स्काई ऑब्स्क्यूरर बीस्ट चाहिए, पर क्यों चाहिए ये इन्हें नहीं समझ में आया था। अब लू जायो के कहने पर ये भी यहाँ से निकल जाता है, साथ में इसके जूलियान भी जा रहा था। लू जायो पहले खुद जाना चाहता था पर यह जानता था अगर ये उधर गया तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों को पता चल सकता है। और फांगाओ वैसे भी कहता है मैं हूं तो आपको क्यों जाना है। फिर भी लू जायो से समझाता है कि अगर वो चेन बाइफेंग को हरा सकता है इंटरमीडिएट लेवल पे होके तो कुछ ना कुछ मिस्टीरियस पावर उसके पास पक्का होगा। फांगाओ इनकी बात से सहमत था और इस दौरान ये भी प्लान कर रहे थे कि युवान को मारने से पहले उसके पास वो जो टेक्निक्स हैं वो रून्स बनाने की वो भी ये उससे हासिल कर लेंगे।